जिस तरह से अंग्रेजी व्याकरण में पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है, उसी तरह हिंदी में भी शब्द होते हैं। शब्द मतलब संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, अव्यय। इनको किसे कहाँ रखा जाता है? जैसे अगर आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब और प्रीपोजिशन, अगर आपने इन 6 को पढ़ा है तो उनको वाक्य में कैसे प्लेस करेंगे, इसके ऊपर एक छोटा सा मैंने चार्ट बनाया है, आप उसको देखिए और उसके अनुसार अगर आप वाक्य संरचना करते हैं, हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद करते हैं, तो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। आइए मैं इस चार्ट में आपको दिखाता हूं कि उसका अनुमान कैसे लगाएंगे और शब्दों को कहाँ रखेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, ये देखिए, ये बाईं ओर मैंने लिखा है पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच लिखा हुआ है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपको पता है नाउन और प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन अगर एक कोई सिंपल सेंटेंस होगा, छोटा वाक्य होगा या साधारण वाक्य होगा, तो नाउन और प्रोनाउन, ये देखिए मैंने लिखा है यूजेजेस इन सेंटेंस। तो अगर आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच अच्छे से पढ़ा है तो आपको पता होगा कि नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, एडजेक्टिव क्या है, एडवर्ब क्या है, वर्ब क्या है, प्रीपोजिशन क्या है। मैं एक ट्रिक आपको बताता चलता हूँ, उसके अनुसार आप देखेंगे कि सेंटेंस फॉर्मेशन आपके लिए कितना आसान हो जाएगा। देखिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे पहले नाउन या प्रोनाउन आता है। अगर किसी वाक्य में देखेंगे, सेंटेंस में देखेंगे, तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हमेशा नाउन या प्रोनाउन होता है, दूसरा कोई शब्द नहीं होता है। तो वाक्य संरचना मैं आपको बाद में बताता हूं। उसके बाद, इसके बाद नाउन और प्रोनाउन के बाद आता है, नाउन प्रोनाउन के बाद एडजेक्टिव का नंबर आता है। एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण। विशेषण अर्थात नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है, और जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताए, जो भी आपकी विशेषता बताए, वह शब्द कहाँ लगता है? आपके पहले, अर्थात नाउन या प्रोनाउन के पहले, कभी कभी बाद में लगता है। तो यहाँ बिफोर सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट, ये सिंपल सेंटेंस में मैं बता रहा हूँ, साधारण फॉर्मूला। जैसे मान लीजिए काला घोड़ा, काला घोड़ा, इसको आप क्या लिखेंगे? काला को ब्लैक और घोड़े को हॉर्स, ब्लैक हॉर्स, ब्लैक शिप, इस तरह ब्लैक अर्थात इस विशेषण है इस शब्द का, तो वो हमेशा कहाँ रहेगा? नाउन या प्रोनाउन के पहले। अब इसके बाद आते हैं, एडजेक्टिव के बाद वर्ब आता है। वर्ब मतलब क्रिया। आप सेंटेंस फॉर्मेशन अगर अंग्रेजी का देखें तो अंग्रेजी के सेंटेंस फॉर्मेशन में सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट आता है। मैंने बताया सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन होगा। अब वर्ब बचता है, तो वर्ब के साथ एक हेल्पिंग वर्ब भी होता है। देखिए यहाँ मैंने ये लिखा हुआ है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हमेशा सब वर्ब के पहले होता है। इज, एम, आर, वॉज, वेयर, हैज, हैव, ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में लिए जाते हैं, तो हमेशा सेंटेंस में आगे रहता है। जैसे मान लीजिए मैं लिखूं राम इज ईटिंग। अब देखिए यहां ईटिंग जो है वो वर्ब है, वर्ब के पहले इज मैंने लगाया, राम सब्जेक्ट है। अगर इसमें हम जोड़ना चाहेंगे तो यहां मैंगो लिख देंगे। अब ये मैंगो ऑब्जेक्ट हो जाता है। इस तरह से सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब और हेल्पिंग वर्ब का स्थान निर्धारित है, उसके अनुसार आप रखते चले जाते हैं। ये ऐसा सांचा है, आप इसमें वाक्य के लिए शब्द रखते जाइए, आता जाएगा। वर्ब के बाद एड वर्ब आता है। एड मतलब जोड़ना, वर्ब मतलब क्रिया। क्रिया में जो कुछ जोड़ा जाता है, अर्थात इसे क्रिया विशेषण कहते हैं। ये क्रिया की विशेषता बताती है। एडवर्ब का पोजीशन क्या होता है? ये हमेशा वर्ब के कहाँ रहता है? वर्ब के बाद में। वॉकिंग स्लोली, रनिंग स्लोली, इस तरह से ये आफ्टर वर्ब होता है। अब इसके बाद आता है प्रीपोजिशन। पोजीशन का मतलब होता है स्थान, ये प्री पोजीशन का मतलब स्थान, प्री का मतलब होता है पहले, मतलब जिसे पहले स्थान दिया जाए। क्या होता है प्रीपोजिशन? इन, ऑन, एट, इस तरह के जो शब्द होते हैं वो प्रीपोजिशन माने जाते हैं। उनका स्थान क्या होता है? क्लॉज आपने पढ़ा होगा, दो वाक्य खंड। क्लॉज के ऊपर हमने एक लेसन डाला हुआ है, इसमें दो वाक्य खंड को जो जोड़ता है, अर्थात कौन सा वाक्य आएगा? प्रिंसिपल क्लॉज या सबऑर्डिनेट क्लॉज, इन दोनों के पहले जो भी है वाक्य संरचना के अनुसार, तो वहाँ इसे संयोजक कहा जाता है। और कई बार बिटवीन टू क्लॉजेज आता है, और कई बार बिफोर ए नाउन और प्रोनाउन आ जाता है। सिटिंग ऑन ए टेबल, सिटिंग अंडर द टेबल, इस तरह का ऑन, अंडर, ये शब्द नाउन या प्रोनाउंस। ऑब्जेक्ट बेसिकली ये अक्सर ऑब्जेक्ट के पहले आता है, सब्जेक्ट के बाद में और ऑब्जेक्ट के पहले आता है। ये छोटा सा जो मैंने फॉर्मूला आपको दिया, अगर ये फॉर्मूला आपको याद रहे
तो सेंटेंस फॉर्मेशन आपका कभी गलत नहीं होगा। और सेंटेंस फॉर्मेशन अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो फिर जम्बल्ड सेंटेंस को रीअरेंज करने में आपको काफ़ी आसानी रहेगी। एक बार और मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए एक वाक्य में लिखता हूँ कि राम ईट्स मैंगो। ये आसान सा आपको उदाहरण दे रहा हूं। राम ईट्स मैंगो। राम हो गया आपका सब्जेक्ट अर्थात नाउन है, ईट्स वर्ब है, क्योंकि ये इंडेफिनिट सेंटेंस है। इंडेफिनिट में वर्ब के साथ इज एम आर हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता। और मैंगो क्या हो गया, यहाँ ऑब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट वो मैंने आपको फॉर्मेशन बता दिया। अब इसमें एडजेक्टिव मुझे लगाना है। एडजेक्टिव का मतलब होता है नाउन या प्रोनाउन की जो विशेषता बताए। अब यहाँ मैंगो की विशेषता बताने के लिए मैं यहाँ राइप लिख देता हूं। राम इट्स राइप मैंगो। तो राइप मैंगो राइप अगर करेंगे तो वो फॉर्मेशन गलत हो जाएगा, कविता वगैरह में चल जाता है। राम इट्स राइप मैंगो, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब। इसके बाद आ गया एडजेक्टिव के बाद अब हम एडवर्ब का प्रयोग करेंगे। एडवर्ब मतलब क्रिया विशेषण। तो राम ईट्स के पहले मैं लगा देता हूं, मान लीजिए क्रिया से पहले या फिर क्रिया के बाद, दोनों जगह प्रयोग होते हैं सेंटेंस के अनुसार। तो राम ईट्स, राम यहां स्लोली लिख देता हूं। राम स्लोली ईट्स राइप मैंगो, या फिर राम ईट्स स्लोली। अगर मैं राइप मैंगो को हटा देता हूं तो राम ईट्स यहां स्लोली आएगा वर्ब के बाद, अर्थात कैसे खाता है, धीरे धीरे। तो ये आपका एडवर्ब हो गया। और प्रीपोजिशन, राम सिट्स ऑन द टेबल, तो टेबल ऑब्जेक्ट है, उसके पहले आता है। आज के लिए बस इतना ही। अगले सत्र में फिर नई जानकारी लेकर के आऊंगा। तब तक के लिए जुड़े रहिए, और अच्छा लगा हो तो फिर से कहूंगा इसे शेयर करिए।